विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारत की विदेश नीति कर रहे थे हम, इंडिया फॉरेन पॉलिसी। उसके अंतर्गत आज हमने करना है भारत पाक संबंध यानी इंडो पाक रिलेशनशिप। ठीक है, तो पाकिस्तान का जन्म भारत की स्वाधीनता और देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप हुआ था। सांप्रदायिकता, विद्वेष तथा हिंसा की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान की भावना का जन्म और विकास हुआ था। देश के विभाजन को स्वीकार करते हुए हमारे लोक नायकों ने यह आशा की थी कि सांप्रदायिकता का विश्व वृक्ष अब नष्ट हो जाएगा, पाकिस्तान और भारत सहयोग एवं सद्भावना के साथ रहेंगे, परंतु दुर्भाग्य से ऐसा संभव न हुआ। प्रारंभ में ही कुछ समस्याओं को विकृत कर पाकिस्तान ने भारत के साथ विद्वेष और वैमनस्य का रास्ता अपनाया। इन समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या कश्मीर की समस्या थी। इसकी कश्मीर को अधिकृत करने के उद्देश्य से 22 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए भारत सरकार से सैन्य सहायता का आह्वान किया। 26 अक्टूबर 1947 याद करना पड़ेगा आपको। तत्पश्चात 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन की स्वीकृति के उपरांत उसी दिन भारतीय सेना कश्मीर में घुसकर पठानी कबायलियों एवं पाक सेना से लोहा लेना आरंभ किया और श्रीनगर समेत कश्मीर के बड़े भाग से पाकिस्तानी सेना को बाहर खदेड़ दिया। 31 अक्टूबर 1947 को अस्थायी संकटकालीन शासन का निर्माण किया गया और शेख अब्दुल्ला को इसका प्रधान नियुक्त किया गया। इसी बीच भारत पाक के मध्य व्यापक युद्ध होने की आशंका से माउंटबेटन के सुझाव पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक याचिका भेजी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान अपना अधिग्रहण समाप्त करे और भारत को उसका प्रदेश लौटा दे। यह गड़बड़ कर दी नेहरू जी ने, ब्लंडर बोला जाता है इसको। सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष लेते हुए कश्मीर को भारत पाक विवादित क्षेत्र घोषित करवा दिए और 31 अक्टूबर 1948 को दोनों सेनाएं जहां पर थी उसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा घोषित करवा के युद्ध विराम के लिए मजबूर किया गया। परिणामतः कश्मीर के 84,160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का स्वामी पाकिस्तान बन गया। तदोपरांत अगस्त 1948 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि जनमत प्लेबिसाइट द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि कश्मीर भारत का अंग होगा या पाकिस्तान का, परंतु जनमत संग्रह के पूर्व कुछ शर्तों को पूरा करना आवश्यक था। नंबर 1, पाकिस्तान जम्मू एवं कश्मीर से अपनी सेनाएं वापस बुला ले, और दूसरा, श्रीनगर का शासन पूरे राज्य में लागू हो। पाकिस्तान इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया, परिणामतः जनमत संग्रह भी नहीं हो सका। नियंत्रण रेखा का उत्तरी भाग पाकिस्तान के पास और दक्षिणी भाग भारत के पास बना रह गया। तो लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल। 1965 ईस्वी का भारत पाक युद्ध। अप्रैल 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने कच्छ पर आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। 30 जून 1965 ईस्वी को कच्छ सिंध सीमांत के संबंध में पाकिस्तान और भारत के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा यह आशा की जाती है कि दोनों देशों के पारस्परिक संबंधों में कुछ सुधार होगा, परंतु थोड़े ही दिनों में यह आशा व्यर्थ सिद्ध हुई। इस समझौते की स्याही सूखने भी नहीं पाई थी कि अगस्त 1965 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर पुनः आक्रमण कर दिया। छंब जैरिया वाला क्षेत्र में पाकिस्तान की सेनाएं भारतीय सीमा में घुस आई। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने हजारों की संख्या में घुसपैठिए और छाताधारी मतलब पैरासूट से, ठीक है, छाताधारी सैनिक कश्मीर व अन्य स्थानों पर भेज दिए। पाकिस्तान की योजना का उद्देश्य था कि एक ओर सशस्त्र आक्रमण करके भारत पर अनधिकृत अधिकार स्थापित करना और दूसरी ओर इन घुसपैठियों के द्वारा कश्मीर में विद्रोह और अराजकता उत्पन्न कराना था। संभवतः पाकिस्तान ने यह सोच रखा था कि ये घुसपैठिए जब कश्मीर में चुपचाप घुस जाएंगे तो कश्मीर के निवासी, विशेषकर वहां की मुस्लिम जनता, उनका साथ देंगी और आसानी से कश्मीर को अधिकृत कर लिया जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर की मुस्लिम जनता ने अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। उन्होंने पाकिस्तानी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए सरकार की पूरी सहायता की। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सैनिक आक्रमण का भारतीय सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय सेना सियालकोट क्षेत्र में पूरी तरह घुस गई थी।
यहां तक कि लाहौर का हवाई अड्डा भारत के अधिकार में आ गया था। कहां तक पहुंच गई थी हमारी सेनाएं? लाहौर तक, रावी नदी के तट पे लाहौर। इसी प्रकार अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी भारतीय सेनाओं ने अपना अधिकार जमा लिया था। इस युद्ध में भारत की समस्त जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान का सामना किया। भारत के सैकड़ों रणबांकुरों ने भारत माता के लिए अपनी जान निछावर कर दी। पाकिस्तान और भारत का यह युद्ध 48 दिनों तक चला। इस बीच संसार के अन्य देश भी चिंतित हो उठे। उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों ही देशों को युद्ध विराम का आग्रह किया। सुरक्षा परिषद ने भी इस समस्या पर विचार किया। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यूथांट, कौन? यूएनओ महासचिव यूथांट के अथक प्रयासों से 23 दिसंबर 1965 में दोनों देशों ने युद्ध विराम मान लिया, परंतु पाकिस्तान आए दिन युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहता था। इस बीच सोवियत रूस के प्रधानमंत्री श्री कोशिगिन ने भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान को आपस में समझौते के लिए रूस में आमंत्रित किया। जनवरी 1966 ईस्वी के प्रारंभ में दोनों देशों के प्रतिनिधि रूस के ताशकंद नामक स्थान पर एकत्रित हुए। वहां पर कोशिगिन के स्तुत्य प्रयास से दोनों देशों में समझौता हुआ, जो इतिहास में ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। क्या था इसकी शर्तें? क्या थी कि दोनों देशों के सभी सशस्त्र व्यक्ति 25 फरवरी 1966 ईस्वी तक उन स्थानों से वापस लौट जाएंगे जहां से 5 अगस्त 1965 ईस्वी से पहले थे, और दोनों पक्ष युद्ध विराम की शर्तों का पालन करेंगे। दूसरा, दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा, दोनों देशों में राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए जाएंगे। चौथा, दोनों देशों में एक दूसरे के विरुद्ध किए जाने वाले प्रचार को रोका जाएगा और ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन दिया जाएगा जिससे मैत्री स्थापित हो सके। पांचवा, दोनों देश अपने संबंधित अधिकारियों को आदेश दें कि युद्ध बंदियों की अदला बदली की जाए। किनकी? हमारे कई युद्ध बंदी वहीं उन्हीं की जेलों में क्या है, कैद हैं आज तक। अगला, जिन मामलों का दोनों देशों का सीधा संबंध है उन पर विचार करने के लिए दोनों पक्षों की सर्वोच्च और अन्य स्तरों की बैठकें होती रहेंगी, और भारत पाकिस्तान संयुक्त समितियां नियुक्त की जाएं जो अपनी सरकार को बताएं कि इस दिशा में कौन से भावी प्रयास किए जाएं। 10 जनवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में रात्रि 9:30 बजे ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उसी रात्रि को आकस्मिक रूप से शास्त्री जी का देहावसान हो गया। मतलब 11 तारीख तक शास्त्री जी मृत पाए गए, देहावसान हो गया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री निर्वाचित हुई। उनके शासनकाल में भारत और पाकिस्तान के मध्य पुनः घोर संग्राम हुआ। बांग्लादेश का उदय, राइज ऑफ बांग्लादेश। ताशकंद समझौते से यह आशा की गई थी कि यह समझौता भारत पाक संबंधों में एक नए अध्याय का प्रवर्तन करेगा और दोनों देशों में शांति और सहयोग के लिए एक नए युग का जन्म होगा, किंतु यह आशा निरर्थक सिद्ध हुई। सन 1971 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर पुनः आक्रमण किया। इस बार के आक्रमण का बहाना था पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बांग्लादेश बोलते हैं जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं। सन 1947 ईस्वी के भारत पाक विभाजन के बाद ही पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी बंगाल का शोषण प्रारंभ हो गया था। पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी शासकों ने पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली नागरिकों की भावनाओं, आकांक्षाओं और हितों की सदैव उपेक्षा की। अतिशयोक्ति तब हुई जब 1969 ईस्वी में पाकिस्तानी जनरल याहिया खान ने पाकिस्तानी सदर मिस्टर अयूब खान को अपदस्थ करके सत्ता अपने हाथों में ले ली। यद्यपि जनता के दबाव के कारण दिसंबर 1970 ईस्वी में पाकिस्तान के दोनों भागों में राष्ट्रीय निर्वाचन हुए, जिसमें विजय पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीब की आवाम पार्टी की हुई। तथापि याहिया खान ने असेंबली का अधिवेशन ही नहीं होने दिया। ऐसी स्थिति में 3 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान, शेख किसके फादर, पापा, बांग्लादेश से कौन आई है अभी, शेख हसीना के पापा, है ना, शेख मुजीब की आवाम पार्टी की हुई। तथापि याहिया खान ने असेंबली का अधिवेशन ही नहीं होने दिया। ऐसी स्थिति में 3 मार्च 1971 को शेख मुजीब ने अपने देश के निवासियों से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की अपील की। साथ ही पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार को किसी भी प्रकार का कर और किराया न देने की अपील की। उन्होंने मार्शल लॉ अधिकारियों से आग्रह किया कि वे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में सत्ता सौंप दें। पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की चिंगारी सुलग उठी। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने और सैनिक शासन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से
पाकिस्तानी सैनिकों ने शेख मुजीब को गिरफ्तार करके पूर्वी पाकिस्तान के निवासियों का नरसंहार प्रारंभ कर दिया। लाखों की संख्या में पूर्वी बंगाल के निवासी मार डाले गए। लाखों महिलाओं के साथ पाशविक व्यवहार किया गया। निर्दोष वृद्ध और अबोध शिशु भी पाकिस्तानी सैनिकों की क्रूरता से न बच सके। इस भीषण नरसंहार से त्रस्त होकर पूर्वी बंगाल के 98.98 लाख शरणार्थी भारत में शरण पाने के लिए आ गए। लगभग 1 करोड़ समझ लो। कितने चकमा शरण पाने के लिए आ गए। भारत सरकार बांग्लादेश के स्वतंत्र होने तक उसके भरण पोषण की व्यवस्था करती रही। स्वाधीन बांग्लादेश की घोषणा और मुक्ति वाहिनी का जन्म, शेख मुजीब की गिरफ्तारी और पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचार बांग्लादेश के स्वाधीनता सेनानियों को उनके पथ से विचलित न कर सके। शेख की गिरफ्तारी के बाद ही चटगांव के रेडियो स्टेशन से स्वाधीन बांग्लादेश की सरकार की घोषणा हो गई। इस स्वाधीन सरकार की घोषणा के साथ ही पाकिस्तानी सैनिकों के अत्याचारों का सामना करने और अपने देश को उनसे मुक्त कराने के लिए मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया। तत्पश्चात भारतीय सेना के साथ मिलकर यही मुक्ति वाहिनी अपने देश को पाकिस्तान के आधिपत्य से मुक्त कराने में सफल हुई। यानी बांग्लादेश बनाने में भारत ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूर्ण सहयोग दिया, क्योंकि वहां पाशविक व्यवहार कर रहे थे कौन? वेस्टर्न पाकिस्तान के, ये जो पाकिस्तान के लोग वहां ईस्टर्न पाकिस्तान में, कहां पर? बांग्लादेश में। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि किस क्रूरता तक, किस हदों तक गए वो लोग। तभी तो भारतीय सेना को जाना पड़ा और सबसे बड़ा सरेंडर हुआ फिर भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सेनाओं का। 90,000 सैनिकों ने हथियार डाले। कितने? 90,000 सैनिकों ने। जगजीत सिंह अरोड़ा, क्या बताया था मैंने? जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा कौन थे? है ना, वो फोटो आज भी है, उसमें पाकिस्तानी जनरल हस्ताक्षर कर रहा है। भारत पाक युद्ध 1971। फिर बांग्लादेश के निवासियों पर होने वाले अमानुषिक अत्याचार के प्रति भारत ने जोरदार आवाज उठाई और शरणार्थियों की समस्या के प्रति संसार की महाशक्तियों से तथा अन्य देशों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया। परंतु सोवियत रूस तथा कुछ पूर्वी यूरोपीय देशों को छोड़कर अन्य किसी भी देश ने याहिया खान के जघन्य कृत्यों की ना तो भर्त्सना की और न ही किसी प्रकार की सहायता की। भारत के समक्ष लगभग 1 करोड़ विस्थापित शरणार्थियों के भरण पोषण का प्रश्न था और दूसरी ओर उसकी सीमाओं से मिले क्षेत्र में शोषित, पीड़ित और संत्रस्त मानवता की करुण पुकार थी। ऐसी स्थिति में भारत ने बड़े संयम से कार्य किया और यथासंभव अस्त्र शस्त्र की अपेक्षा शांति और सहिष्णुता का सहारा लेने का प्रयास किया। परंतु 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने अचानक भारत पर हवाई आक्रमण करके युद्ध प्रारंभ कर दिया। पश्चिमी और पूर्वी दोनों क्षेत्रों में 14 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। इसके पश्चात पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानी सेनाओं के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने, कौन था वो? नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान का भी महत्वपूर्ण भाग भारतीय सेनाओं के आधिपत्य में आ गया। भारत ने भी स्वेच्छा से युद्ध विराम की घोषणा कर दी। इस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान स्वाधीन होकर बांग्लादेश के स्वाधीन राष्ट्र के रूप में सामने आया। भारत ने युद्ध के दौरान ही बांग्लादेश की सरकार को मान्यता प्रदान कर दी। तत्पश्चात अन्य राष्ट्रों ने भी उसे मान्यता प्रदान कर दी। बांग्लादेश के स्वाधीन हो जाने पर भारतीय सेनाएं वहां से वापस आ गई। जिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण किया था, उन्हें युद्धबंदी के रूप में भारत ले आया गया और उनके साथ जिनेवा सम्मेलन के अनुसार शिष्टता का व्यवहार किया गया। पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा भारतीय सैनिकों के समक्ष बांग्लादेश में जो आत्मसमर्पण के 4-5 दिन बाद भुट्टो ने 21 दिसंबर की रात्रि को यह घोषणा की कि शेख मुजीबुर रहमान को शीघ्र ही मुक्त कर दिया जाएगा। भुट्टो ने मुजीब से आग्रह किया कि इस बात की घोषणा कर दें कि बांग्लादेश पाकिस्तान के अंतर्गत बना रहेगा, परंतु शेख ने उत्तर दिया, मैं अपने साथियों के परामर्श के बिना कुछ भी नहीं कह सकता। अंत में 8 जनवरी 1972 ईस्वी को मुजीब को पाकिस्तान से जाने की अनुमति मिल गई। इसी समय पाकिस्तान और भारत ने समझौते की ओर कदम बढ़ाए, जिसके परिणाम स्वरूप जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के पापा, किसके? बेनजीर भुट्टो को भी विस्फोट से उड़ाया गया पाकिस्तान में।
सोचो ना, आपकी एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री की हत्या होती है पाकिस्तान में। उसका पापा जुल्फिकार अली भुट्टो, शायद इसको भी फांसी दी गई थी भुट्टो को। पाकिस्तान का इतिहास रहा है, जो सत्ता में रहता है उसको लटकाने में देर नहीं करते वहां के लोग। जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य शिमला में एक शिखर सम्मेलन हुआ। शिमला शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण समझौता हुआ। 2 जुलाई 1972 को इस समझौते पर दोनों देशों की सरकारों के प्रधानों ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते में कुछ शर्तें थी। नंबर 1, दोनों देश अपने मतभेदों और विवादों को समाप्त करके मैत्रीपूर्ण संबंध तथा उपमहाद्वीप में शांति स्थापना हेतु प्रयत्न करेंगे। दूसरा, दोनों देश द्विपक्षीय वार्ता तथा शांतिपूर्ण उपायों द्वारा अपने मतभेदों को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुसार दोनों राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करेंगे। चौथा, दोनों राष्ट्र एक दूसरे के प्रति घृणित प्रचार नहीं करेंगे। पांचवा, दोनों राष्ट्र के बीच डाक तार सेवा तथा जल थल वायु मार्गों द्वारा पुनः संचार व्यवस्था कायम की जाएगी। छठा, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में संबंध बनाने और बढ़ाने का प्रयत्न किया जाएगा। सातवां, भारतीय और पाकिस्तानी सेनाएं अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में लौट जाएंगी। और आठवां, दोनों देश एक दूसरे की स्थिति को क्षति पहुंचाए बिना जम्मू कश्मीर में 17 दिसंबर 1971 को हुए युद्ध विराम की नियंत्रण रेखा को मान्यता प्रदान करेंगे। और नौवां, ये गड़बड़ हो गया ना यहाँ पर, 17 दिसंबर 1971 के हुए युद्ध विराम की नियंत्रण रेखा को मान्यता प्रदान करेंगे। अच्छा, नौवां, दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष पुनः मिलकर विचार करेंगे जिनमें युद्ध बंदियों की वापसी, जम्मू कश्मीर विवाद का अंतिम हल और कूटनीतिक संबंध स्थापित करने के प्रयत्न सम्मिलित होंगे। इतना समझ में आ गया? अब इसमें कुछ समझौते याद करने हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ समझौते हुए। एक लियाकत नेहरू समझौता था जो 1950 में हुआ था। लियाकत अली खां था, वो कौन था? प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, नेहरू यहाँ के प्रधानमंत्री थे। एक पैक्ट हुआ जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो लियाकत नेहरू समझौता 1950 को ही दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। इसके तहत दोनों देशों के बीच शरणार्थियों, संपत्ति और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के मुद्दों पर समझौता हुआ। फिर एक सिंधु जल समझौता 1960, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को लेकर 19 सितंबर 1960, डेट याद करनी पड़ेगी, 19 सितंबर 1960 को एक समझौता हुआ जिसमें ऊपर की 3 नदियों का यानी इंडस, झेलम, चिनाब के केवल 20% भाग का प्रयोग कौन कर सकता है? भारत कर सकता है। बाकी नीचे की 3 नदियों के जल का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, रावी, ब्यास, सतलुज। ताशकंद समझौता 1966, इसमें कहा गया 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच 10 जनवरी 1966 को शांति समझौता हुआ। 11 जनवरी को शास्त्री जी की डेथ हो गई। शिमला समझौता 1972, 1971 में हुए बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के पश्चात विवादों को खत्म करने हेतु शिमला में 2 जुलाई 1972 में दोनों देश सहमत हो गए। इतना समझ में आ गया? अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बोलेगा कि भारत की तटस्थ नीति यानी गुटनिरपेक्ष नीति को किसने अनैतिक निष्पक्षता की संज्ञा दी है? तो यूएस विदेश मंत्री थे कि उनका नाम था जॉन फॉस्टर डलास। उन्होंने कहा जो भारत की तटस्थ नीति या गुटनिरपेक्ष की नीति है ये अनैतिक निष्पक्षता है। क्या है? अनैतिक निष्पक्षता। अगला, साम्यवादी चीनी गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1949। लगभग एक साथ आजाद हुए हम, भारत और चीन। हम 47 में हो गए, ये 49 में हो गए। तो देखो चीन कहां पहुंच गया। ऐसा नहीं कि भारत नहीं पहुंचा। धर्मगुरु दलाई लामा कब तिब्बत से भागकर भारत में शरण लिए? तो 1959 में। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 20 अक्टूबर 1962 को। चीन जन गणतंत्र को मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? आंसर भारत। कब दिया? 1 जनवरी 1950 को भारत ने मान्यता दे दी। भारत ने तिब्बत पर चीन के आक्रमण को कब मान्यता प्रदान की? 1954 में। वो पंचशील समझौता है ना। पंचशील समझौते का एक जो काला सच है वो ये है कि भारत ने तिब्बत पर चीन के आक्रमण को मान्यता दे दी। सर्वप्रथम चीन के किस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित चीनी मानचित्र में भारतीय प्रदेशों को चीन के भाग के रूप में दिखाया गया था? चाइना विक्टोरियल 1958। चाइना विक्टोरियल 1958। भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित कोलंबो प्रस्ताव कब लाया गया? तो 10 दिसंबर 1962। चीन ने तिब्बत को कब अधिकृत किया? अक्टूबर 1950 में। अक्टूबर 1950। पाकिस्तान ने कश्मीर पर सर्वप्रथम आक्रमण कब किया? तो 22 अक्टूबर 1947। कबालियों का आक्रमण।
कबायलियों के रूप में पाकिस्तान के सैनिक ही थे कुछ, है ना। पंडित नेहरू द्वारा कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब ले जाया गया? 1 जनवरी 1948। ये ब्लंडर थी। ये सबसे बड़ी गलती नेहरू की कौन सी है कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाना। आपस में निपट सकते थे, इसको इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया। अब उनके हिसाब से चलना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि प्लेबिसाइट होगा, जनमत संग्रह होगा, है ना। उसके लिए कुछ शर्तें रखी, ना पाकिस्तान ने उसको माना, नहीं तो आज तक हो नहीं पाया कुछ। चलो जी, उसके बाद पंडित नेहरू को कश्मीर मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने का सुझाव किसने दिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया, है ना, लॉर्ड माउंटबेटन ने। कश्मीर मसले पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1948 में। भारत पाक के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ? 10 जनवरी 1966 को हुआ। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रधानमंत्री कौन था? कोशिगिन। कौन था? स्वतंत्र बांग्लादेश सरकार को मान्यता सर्वप्रथम किसने प्रदान की? भारत ने। अब भारत ने ही बांग्लादेश बनाया और बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, सुना है आपने? हाँ। भारत एवं पाक के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए? 2 जुलाई 1972 को। लियाकत नेहरू पैक्ट, दिल्ली पैक्ट कब आया, कब हुआ था? 1950 में हुआ था। चीन के एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कब की? 21 नवंबर 1962। इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद मैं पेपर दे रहा हूं, आपने ये पेपर करना है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है उनको करना है, अपने नंबर गिन के बताने हैं मेरे को कितने हैं, ठीक है भाई, इतने ही करें।